गुड मॉर्निंग एवरीवन। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार और आज हम लोग बात करेंगे सीसेट के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में 2020 का सीसेट का पैसेज जो सॉल्व कर रहे थे। हम लोग डेली 5 लेक्चर मैंने 5 प्रश्न हल करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग 5 प्रश्न हल करेंगे और अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें 2020 का पूरा पैसेज खत्म हो जाएगा उस वीडियो के साथ साथ में। तो ये देखिए, ये जो पैसेज है आपका, और इस पैसेज हम लोग 45 नंबर जो प्रश्न है किए थे, हल किए थे। और इसी पैसेज से आप देख सकते हैं, इसी पैसेज से हम लोग अगला जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो आप देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई है। देखिए, हम लोग जो पैसेज हल कर रहे थे बिना पढ़े हल कर रहे थे। तो पैसेज हल करने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है कि उसको पढ़ करके हल किया जाए, ठीक, और दूसरी है कि बिना पढ़े हल किया जाए। तो हम लोग बिना पढ़े हल कर रहे थे। तो एक पेपर में लगभग 27 से 28 पैसेज होते हैं। सभी को बिना पढ़े हल नहीं किया सकता है, लेकिन 20 से 22 पैसेज ऐसे होते हैं जिसको बिना पढ़े हल किया सकता है। और वैसे पैसेज जिनमें थोड़ा सा द्वंद्व हो, थोड़ा सा अब अटक जाए कि हाँ क्या होगा, कन्फ्यूजन में हो जाए, तो उस दरमियान क्या होना चाहिए कि पैसेज को पढ़ लेना चाहिए ताकि पैसेज हमारा गलत ना हो। तो आइए देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके, बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके, इसके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, भारत की अर्थव्यवस्था को कह रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था से अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी है? क्या जुड़ी तो है ही है। रोजगार सृजन कहाँ हो गया है? और तो इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यह कथन गलत हो जाता है। आर्थिक उदारीकरण से बृहद आर्थिक वृद्धि होगी जिससे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। यहाँ पर देखिए, आर्थिक उदारीकरण की बात की गई है। उदारीकरण का समझते हैं क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन। 1991 में आर्थिक नीति को लागू किया गया था। तो इसमें आया था LPG। एल से मतलब लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। तो जो एल है इसी को बोलते हैं उदारीकरण बोलते हैं। तो उदारीकरण का मतलब क्या था? उस समय वह नीति क्यों लाई गई थी? इस समय इसलिए नीति लाई गई थी क्योंकि विदेश की कोई कंपनी यदि भारत में आकर के कुछ स्थापना करना चाहे, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहे, तो उसको बहुत सारे नियम कानून का झमेला ना पड़ना पड़े, उससे बचे। जैसे कि हाँ, कि आप उसको रियायत दिया जाए ताकि वो लोग आए। और कोई भी कंपनी आपके यहाँ आकर व्यापार लगाना चाहेगी, उसको आप रियायत नहीं दीजिएगा, सहूलियत नहीं दीजिएगा और नियम थोड़ा ढीला नहीं रखिएगा, उदार नहीं रखिएगा, तो आपके यहाँ व्यापार नहीं करेगा। तो 1991 से पहले क्या था कि हमारे जो अर्थव्यवस्था थी, कि जो हमारी नीति थी, बहुत थोड़ा जटिल थी और बहुत सारा नियम कानून था, बहुत सारा पेचीदा था। इसलिए कोई कंपनी भारत में निवेश करना नहीं चाहती थी। तो क्या किया गया कि राज्य की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो बोला कि भाई आप थोड़ा ढील दीजिए अपनी नीतियों में। तो इसीलिए 1991 में नीतियों में थोड़ा ढील दिया गया, उदार रखिए, आप किसी के प्रति उदार हो जाना, थोड़ा नरम रवैया रखना। तो वही भारतीय अर्थव्यवस्था की हाँ, यहाँ आर्थिक उदारीकरण से। तो अब देखिए, 1991 में जब उदारीकरण आया, तो 1991 से लेकर के अभी तक हमारा 2024 चल रहा है। क्या अभी तक गरीबी क्या घटा नहीं है? घटना चाहिए था क्या? लेकिन नहीं घटा है। क्यों? इतने साल हो गए फिर भी गरीबी नहीं घटी। घटना होता तो घट जाता। तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण कर दीजिएगा था और बृहद आर्थिक वृद्धि होगी। बताइए,
20,000 सर्वाधिक वृद्धि होगी। तो इस सब वर्डों से थोड़ा आप देखिए अपने आप को कि हाँ चुनिए। तो उदारीकरण करने से कुल मिलाकर बात यह है कि यदि उदारीकरण कर दिया जाए तो आर्थिक वृद्धि होगी, इसका कोई मतलब निश्चित है नहीं, ठीक है। और गरीबी घटेगी ही घटेगी ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी तक गरीबों के लिए कितनी योजनाएं आई, पिछले वाले इलेक्शन में हम लोग बात किए थे, लेकिन गरीबी घटी है? नहीं घटी है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण आया, लेकिन फिर भी गरीबी नहीं घटी। इसलिए यह भी कथन गलत हो जाएगा और यह भी कथन गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग बात करेंगे अगला परिच्छेद। इसको आप आराम से रोक करके पढ़ सकते हैं, और यदि आपको पढ़ के बनाना हो तो, नहीं तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है कि परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। कह रहा है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रवासन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने को सकता है। कड़े कदम उठाने को सकता है। जैसे अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, तो जो किसान आ रहे थे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी के जो किसान आ रहे थे दिल्ली में, तो उनको सड़क खोद करके और पुलिस तैनात करके उनका रोका गया। तो गांव से अगर शहर में लोग आएगा तब लाठी या डंडा लेके, तलवार लेके खड़ा रहिए कि नहीं हम घुसने नहीं देंगे, हैं? ऐसा नहीं कि हाँ घुस जाइएगा तो आप पर हम 50 का जुर्माना लगा देंगे, इस तरह का नियम उठाइएगा, नहीं। इसलिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रदर्शन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने को सकता है, ऐसा नहीं है, इसलिए बेकार कथा है। निर्माण तथा गैर पंजीकृत निर्माण में कार्य करने की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। चलिए इसको छोड़ते हैं। सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। सेवा सेक्टर मतलब क्या होता है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब कि टर्शियरी सेक्टर, मतलब तृतीयक क्षेत्र की बात बता रहा है। तो देखिए रोजगार अगर मिल सकता है तो प्राथमिक क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारे वर्किंग पॉपुलेशन की, वर्किंग लोगों की जरूरत पड़ती है कृषि कार्य करने के लिए, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो वह कृषि क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद जो औद्योगिक क्षेत्र है सेकेंडरी क्षेत्र में मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाइएगा उससे वैसे रोजगार कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और ऊपर जाइएगा फोर्थ में और पाँचवा सेक्टर में, तो उसमें भी और पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे आप प्राइमरी सेक्टर से ऊपर की तरफ जाइएगा तो उसमें रोजगार का जो है मात्रा है वह कम होता जाएगा। तो सेवा सेक्टर बेरोजगारी खत्म कर देगा ऐसा नहीं है, ठीक। इसलिए यह गलत हो जाएगा। पहला तो गलत है, ये है। बी में हम लोग का डाउट है। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र का मतलब समझते हैं? सामाजिक क्षेत्र का मतलब होता है हेल्थ, एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संसाधनों पर क्षेत्र में खर्च करना। खर्च करिएगा तो रोजगार, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सही लग रहा है। अब देखिए हम लोगों का डाउट है निर्माण तथा गैर पंजीकृत निर्माण में कार्य करने के स्थिति में सुधार लाना चाहिए, इसमें और इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो सटीक कथन है हमको यही लग रहा है। यदि आपके मन में डाउट हो तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि भारत में पिछले दशक, इसमें जब पढ़िएगा आप कि भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत निर्माण में, जो कि स्पष्टतः बेहतर रोजगार अवसर नहीं है। तो निर्माण और गैर पंजीकृत निर्माण में कार्य करने की स्थिति में सुधार लाना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसलिए जहां थोड़ा बहुत डाउट हो तो वहां पैसेज पढ़ लीजिए। आइए यह भी एक पैसेज है, इसको आराम से पुश करके पॉज करके आराम से इसको पढ़ते रहिए, ठीक। अब आगे देखिए। अब अगला जो कथन कह रहा है कि डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। डिजिटल समाज, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है लोगों के पास। पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, आजकल लोगों के पास मोबाइल हो गया है। हम लोग पहले पैसा निकालने के लिए बैंक में जाते थे और सब वह ऑनलाइन हो गया है। तो कह रहा है कि जो डिजिटल समाज जो बन रहा है, तो हमारे पास, राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि जो सही ढंग से इसको
कार्यान्वित किया जा सके। अगर सही ढंग से भूमिका नहीं निभाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कोरोना वाला मामला आया था कि हाँ, अगर सही ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया वो वैक्सीन का, पोलियो वाला, तो उसमें भी गड़बड़ी आ जाएगी। तो डिजिटल समाज में भी जो बैंकिंग सेक्टर या डिजिटल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर सही से क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जो इसकी समुचित भूमिका, जो उचित हो ऐसी भूमिका सुनिश्चित कर सके। इसलिए तो पहला तो हमको सही लग रहा है। तो राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन न करें। बिल्कुल, कि जो गैर सरकारी पक्षकार है और नागरिकों की जो निजता है वो हनन न करें। बिल्कुल सही बात है, यह राज्य ही रोकेंगे। अब कोई आपस में, कोई आसपास मोहल्ला में कोई किसी को लड़ रहा है, कोई किसी से कर रहा है, तो आसपास लोग नहीं बोलता है। किसको फ़ोन करता है? पुलिस को फ़ोन करता है, किसी को फ़ोन करता है कि आइए यहाँ पे देखिए इस तरह की समस्या हो रही है। तो इसमें राज्य ही भूमिका निभाएगी, राज्य के प्रशासन ही भूमिका निभाएगी ना। इसलिए तो ये सही रहा है। अगर किसी के निजता का हनन हो रहा है तो कोई राज्य ही समस्या सुलझाएगी। तो दूसरा भी सही लग रहा है। अब देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। ये जो कथन है बड़ा पेचीदा है, हमको भी समझ में नहीं आया बहुत। तो फिर हमको पैसेज पढ़ना पड़ा, फिर पैसेज पढ़े तो हमको समझ में आया कि ये गलत कथन है। तो अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। अगर मान लेते हैं कि तीसरा भी सही हो तो 1 2 3 कथन तो दिया ही नहीं है। लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि पहला सही है, दूसरा सही है और ऑप्शन ए ही है, तो हम इसके साथ जाएंगे, हम सीधे बात है। और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप परिच्छेद पढ़ लीजिए, ठीक है, अनुच्छेद पढ़ लीजिए, इसको पैसेज को पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस पैसेज की। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? आइए पहला कथन देखते हैं। किसी किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशा उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है, इसमें 2 अप्रोच है इस कथन में। कह रहा है कि विदेशी पादप को, मतलब विदेश का जो प्लांट है, जो पौधा है, अगर अपने देश में ला रहे हैं तो अगर विदेशी कोई पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, या मान लेते हैं कि शीतकटिबंधीय पौधा है, मतलब ठंडा के क्षेत्रों में उगने वाला पौधा है, तो हम भारत में लाएंगे तो भारत में भी जो भी ठंडा का इलाका है, जैसे हिमालय का रीजन है, तो वहाँ इसको रोपेंगे। या साउथ में कुछ रीजन है, नीलगिरी का रीजन है, वहाँ हम लोग रोप सकते हैं। ठीक है, तो यह ऐसा है, तो बात तो सही है। लेकिन इसका अगर दूसरा दृष्टिकोण देखिएगा तो पहला दृष्टिकोण तो ठीक है कि हाँ भाई, आप विदेशी पौधा ला रहे हैं तो जिस क्लाइमेट में, जिस जलवायु में वह उगने वाला है, उस क्लाइमेट में ही अगर यहाँ लगाएंगे तो बेहतर है। और दूसरा दृष्टिकोण है कि विदेशी जो पौधा है उसको भारत में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे आया हुआ था, अंग्रेज यहाँ पे आया व्यापार करने के दृष्टिकोण से, हम लोग उसमें बसने दिए, धीरे धीरे पूरा नस्ल खराब कर दिया। ठीक है, पूरे भारतीयों को गुलाम बना लिया। ठीक है, लगभग 200-250 साल शासन किया। तो उसी तरह अगर विदेशी पादप आएगा तो हो सकता है कि जो हमारी स्थानीय पौधा हो, स्थानीय जो, तो उसको पूरा नष्ट कर दे और उसका डोमिनेंट हो जाए, तो यह भी एक समस्या हो जाती है। अब आपको तय करना है कि हम किस दृष्टिकोण से सोचना है। तो इसके लिए हम लोग फिर अगला कथन पढ़ते हैं। किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे मान लेते हैं किसी देश में केवल चावल ही खा रहा है लोग, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ समय ऐसा आए, जलवायु परिवर्तन हो जाए, वहाँ चावल के प्रोडक्शन की जगह आलू का उत्पादन होने लगे तो लोग आलू खाने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि एक ही फसल खा सकता है लोग, स्थान ले सकता है लोग। तो पादपों के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्र में फैलने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल रोका जा सकता है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी ताला ना हो जिसका चाबी नहीं है, सभी है। इसलिए यह भी गलत है, यह भी गलत है। किसी संभागी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। देखिए, जो हिंदी का जो वर्ड होता है ना, बड़ा मतलब जटिल होता है। तो संभागी खाद्य का मतलब होता है होमोजीनियस फूड,
इसीलिए जब आप पैसे सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई स्टेटमेंट समझ में ना आए, कोई कथन समझ में ना आए, तो उसका इंग्लिश वाला वर्जन जरूर पढ़िएगा। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस फूड। होमोजीनियस फूड मतलब कि सजातीय भोजन में एक जैसा भोजन करने वाला। जैसे कोई चावल खा रहा है तो केवल चावल ही खाएगा, कोई आलू खा रहा है तो कोई आलू ही खाएगा। तो इस तरह का बात हो रहा है। तो अगर वही कह रहा है कि अगर किसी संभागी खाद्य स्रोत पर, मतलब एक जैसे खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है, मतलब सही नहीं है, उचित नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर केवल एक फसल पर आप अगर मैं मान लेते हैं केवल चावल ही खा रहे हैं, केवल आलू ही खा रहे हैं, एक जैसा फसल खा रहे हैं, तो हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो तो उस फसल को नष्ट कर दें, तो फिर तो समस्या आ जाएगी। इसलिए तरह तरह के फसलों पर हम लोगों को निर्भर आना चाहिए कि किसी कारण से कोई फसल नष्ट हो जाए तो बाकी फसल से हमारा गुजारा भत्ता हो सके। जैसे हम लोग बात किए थे कि अगर किसी धन को निवेश करना है, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो केवल उसको एक ही जगह निवेश कीजिएगा, तो अगर वह कंपनी डूब जाएगी तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर उस 1 लाख रुपये को अगर 5 जगह निवेश कीजिएगा, उसमें से कोई एक जगह कंपनी डूबेगी तो बाकी आपका 80,000 तो सुरक्षित रहेगा ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, इसलिए डी सही लग रहा है। अब देखिए ए और डी में आपको चूज करना है। तो इसमें दो दृष्टिकोण है। पहला बताए थे, दूसरा वो भी बताए थे कि पहला कि विदेशी प्रजाति को लेके आ रहे हैं तो जलवायु होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा यदि अंग्रेज वाला जो उदाहरण दिए थे, अगर उस दृष्टिकोण से सोचिएगा तो यह कथन गलत हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो उचित कथन है हमको डी लग रहा है। आप अगर पैसेज पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर होगा क्या, डी होगा। कि स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका से आलू कंद यूरोप लाए, जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तर भूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। बताइए, पहले धान होता था, वो आलू ले लिया वहाँ पे। आयरलैंड शीघ्र ही लगभग पूर्णतः खाद्य प्रधान के रूप में आलू पर निर्भर हो गए। पहले कथी करते थे, पहले खाते थे धान खाते थे, चावल खाते थे, आलू पर निर्भर हो गए। और मुख्य रूप से उसकी बृहदाकार किस्म लंपर आलू को आने लगे, जिसकी अनुवांशिक भंगुरता को एक कवक पाइथोफ्लोरा, देखिए यही जो है पाइथोफ्लोरा इन्फेस्टिनस, उसको अनावृत कर दिया, बस काम खत्म हो गया। इसीलिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि विदेशी प्रजाति ठीक नहीं है, विदेशी निवेश ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ठीक। ठीक है, अब ये हम लोग का लास्ट है। ठीक, आइए इसमें बात करते हैं कि उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पा रही है। नहीं, जो बैंकिंग व्यवस्था है वो देश में तो मदद कर ही रही है। स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, सब तो मदद कर ही रही है, ऐसा बात नहीं है, एक गलत बात है। 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की है। देखिए, ऐसा बात नहीं है, की है। अब देखिए, आप कहेंगे सर भल तो आप कुछ देर पहले बताया है कि जो उदारीकरण था उससे रोजगारी मतलब ख़त्म नहीं हो सकता है, गरीबी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे गरीबी की बात नहीं कर रही है। यहाँ पे 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की है। मतलब जितना चाहिए था उतना किया, कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो यहाँ पे गरीबी की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे आर्थिक सुधारों की बात कर रही है। और आर्थिक सुधार हुआ था तो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई है, अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुई है, उसमें उसको सहायता किया है कि नहीं, उसमें सहायता किया है। इसलिए मनमोहन सिंह का गुणगान गाया जाता है कि वही जो थे कि जो इसको लोग बोले। और उन समय लोगों को समझ में नहीं आया कि एलपीजी क्या है, इसलिए जो नरसिम्हा सिंह की सरकार थी वह गिर गई। उनको लगा कि भारत गुलाम बन गया है, इसलिए यह कथन गलत है, यह भी गलत है। भारत में बैंकिंग की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। अगर संस्थागत प्रक्रिया रहती ना तो एनपीए जो आता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, इसमें हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो समझेंगे, आप गूगल पर सर्च करिएगा आराम से। ठीक है, तो ऐसी क्या है कि देखते हैं कि कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता रहता है कि किसी बैंक या किसी बैंक के साथ विलय हो गया।
अब देख रहा है कि वो कर्ज चुकाने में, वो कर्ज वसूल करने में सक्षम नहीं हुआ, उसका गिर रहा है रेट, तो किसी बड़े बैंक में उसका विलय कर दिया जाता है, उसे बचा लिया जाता है। तो इसलिए संस्थागत प्रक्रिया बैंकों से निपटने के लिए नहीं है। तो बात पहला तो सही लग रहा है। औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, उस सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता एक अच्छा विकल्प है। नहीं, विदेशी निवेश तो हम उस दिन बताए थे कि घर के लोग से पैसा लीजिएगा तो देखिए बाद में भी चलेगा, अगर देना हो, अगर लेट फेट हो गया तो बाद में भी दीजिएगा तो मान जाएगा लोग। लेकिन बाहरी लोग से पैसा लीजिएगा, निवेश करेगा, अगर समय से उसको नहीं दीजिएगा तो लाठी या डंडा लेकर खड़ा रहेगा, केस मुकदमा कर देगा। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, हम लोग तर्क से और लॉजिक से कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा डाउट हुआ तो पढ़ना पड़ा पैसेज को, तो हल कर लीजिए। दोस्तों कुछ मतलब सुझाव आया था कि इसमें इंग्लिश वाले को भी जोड़ा जाए, क्योंकि जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो उनका भी सुझाव आया था कि इसमें इंग्लिश मीडियम को भी साथ में इसको ऐड किया जाए। तो 2021 से जो पैसेज आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के साथ साथ करवाया जाएगा। हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो ठीक है, और इसमें एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद 2020 का पैसेज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहिए, इस तरह हम लोग पैसेज को आसान करके हल करते रहेंगे और सीसेट में हम लोग पास कर जाएंगे। तो धन्यवाद, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।